Now come to the next problem. Consider n processes sharing the CPU in a round robin fashion. Assume that each process switch takes s seconds. What must be the quantum size q such that the overhead resulting from process switching is minimized, but at the same time each process is guaranteed to get its turn at the CPU at least every t seconds. Now, अब ध्यान से देखना, यहां पर जो ये एटलीस्ट टी सेकेंड्स है उसको मैं किस वे में बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना. लेट ये आपका एक टाइम फ्रेम है जहां पर एक प्रोसेस P1 से Pn प्रोसेसेस हैं. ये Q टाइम क्वांटम अपना एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद S टाइम उसको स्विच होने में लगता है. फिर P2 प्रोसेस अपना Q टाइम एग्जीक्यूट करती है टाइम क्वांटम और स्विच होने में उसको अगेन S लगता है. उसके बाद P3 प्रोसेस अपना Q टाइम एग्जीक्यूट करती है और स्विच टाइम उसको S यूनिट लगता है. ऐसे ही मैं ये कह सकता हूं Pn प्रोसेस अपना Q टाइम एग्जीक्यूट करता है और स्विच टाइम उसको S लगता है और इस पूरी ड्यूरेशन को हम T कह रहे हैं, है ना. दैट इज T टाइम, जहां मैं ये कह सकता हूं कि P1 प्रोसेस को एटलीस्ट T टाइम के बाद इन एवरी T टाइम उसको क्या मिलने लगेगा, अपना टर्न मिलेगा. बात समझ में आई. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स आपको ये बोले कि पार्टी करने जाओ, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट 11 o'clock तक घर पहुंच जाना. व्हाट इट मीन्स कि 11 बजे के बाद ही घर में एंट्री करनी है या 11 बजे तक एनी हाउ घर में एंट्री करनी है. ऑब्वियस है सेकेंड वाला है कि एटलीस्ट उतने टी टाइम में, एवरी टी टाइम में हर प्रोसेस को अपना टाइम क्वांटम या अपना टर्न मिलना चाहिए. नाउ अब इस टी टाइम में क्या हो रहा है, P2 से Pn मतलब n-1 प्रोसेसेस क्या हो रही हैं, आपकी टाइम क्वांटम ले रही हैं और जहां पर n कॉन्टेक्ट स्विच हो रहे हैं. क्योंकि मैं जो चल रहा हूं CPU उसके बाद कॉन्टेक्ट स्विच हो रहा है. मुझे उससे क्या मतलब, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे CPU छोड़ दिया, उसके बाद मैं गिन रहा हूं मुझे कितनी देर के बाद वापस से क्या मिल रहा है, CPU मिल रहा है. क्लियर है. नाउ तो ये वाला जो टाइम है इसमें क्या क्या चीजें हैं, T इज इक्वल टू, ये आपका जो T है कह सकते हैं T है लेस देन इक्वल टू Q, कितने प्रोसेसेस का टाइम क्वांटम, दैट इज n-1 प्रोसेसेस का तो टाइम क्वांटम Q चलना है और प्लस n प्रोसेसेस का आपका स्विचिंग टाइम 1 2 3, एक स्टार्टिंग और हर प्रोसेस के बाद वाला. तो ये छोड़ दोगे, इस S को छोड़ दो, n-1 प्रोसेस का स्विचिंग टाइम प्लस P1 जो चल रहा था उसका, तो n प्रोसेस का स्विचिंग टाइम और इस पूरी ड्यूरेशन में n-1 प्रोसेसेस का टाइम क्वांटम. ये पूरा समय T से छोटा या बराबर होना चाहिए. नाउ व्हेन वी विल solve this, n-1
इंटू क्यू लेस देन टी माइनस एन एस। तो Q मस्ट बी लेस देन T माइनस एन एस अपॉन N माइनस 1, है ना। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार क्या होता है Q क्या रखें या Q मैक्सिमम क्या रह सकता है, ये जो क्वेश्चंस हैं इस पे फिर वेरिएशन करते हैं कि टाइम क्वांटम इतना है तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस और टी टाइम इतना है तो आपका क्यू कितना होगा, लाइक दैट। और ये क्वेश्चन गेट 1998 में पूछा गया था, 2 मार्क का ये क्वेश्चन था, जिसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है। यहां पर इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जर्वेशन है, और जैसा कि आपकी ये टर्म लिखी है एटलीस्ट, आप खुद इसको हिंदी में कन्वर्ट करके सोचना, तब शायद आपको इसमें एटलीस्ट का मीनिंग और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?